अब समझो कि जिस जाति व्यवस्था को लेकर आज हम इतनी लड़ाई लड़ते हैं वो कैसे आती है। ठीक है, आज तुम्हें जो गांधी और अंबेडकर के बीच का विवाद है उसको भी एक तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जाति व्यवस्था सुनते ही तुम्हें आज की डेट में अगर तुम जो है देखोगे, ये मेडाइवल टाइम से ये बहुत रिजिड हुई। ठीक है, बहुत रिजिड होने से डिविजन्स आ गए, तो तुम्हें जाति व्यवस्था सुन के जो है वो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगने लगा होगा कि ये बहुत ही खतरनाक है, खराब है, और जिस रूप में है वो कैसी है, दिमाग में बड़ी हलचल चलती होगी। और जाति के बारे में कहा जाता जो कभी नहीं जाती है वो है जाति। ठीक है, ये भारत में लोग अक्सर कहावत ये यूज करते हैं। और भारत में जो खासतौर पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसमें आपने देखा जैसे हिंदू धर्म में 3000 से ज्यादा जातियां हैं जो आपस में संघर्ष करती रहती हैं। तो अगर ये शुरुआत से था, अगर ये हम प्राचीन समय में भी देखते हैं, महाभारत में भी हम कर्ण का जो है वो देखते हैं, तो कर्ण को जो है वो महान शूरवीर होने के बावजूद भी पांडव उसको क्षत्रिय के रूप में स्वीकार नहीं करते, कहते तुम सूत पुत्र हो। ठीक है, तुम जो है वो एक सारथी के पुत्र हो, और सारथी का करने का काम जो होता था वो हमेशा जो है वो जाति व्यवस्था में निचले व्यक्तियों का होता था। तो और दूसरा हमने कल इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि भारत जो है वो 1000 वर्षों तक अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 30% से ज्यादा जीडीपी लेकर बैठा हुआ था, फर्स्ट एडी से 1000 एडी तक, मेडाइवल टाइम के आने से पहले तक, या मेडाइवल टाइम के अपने ऊंचाइयों पर जाने से पहले, जब मेडाइवल टाइम अपनी रिजिडिटी में जो है वो आ गया, तब तक जो है 30% से ज्यादा जीडीपी लेकर ये बैठा हुआ है। और 30% जीडीपी के लिए मुझे पता है कि मेरी इकोनॉमी में वेल डेवलप प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो राजशाही हो, मोनार्की हो, किसी भी रूप में। मेरे पास स्किल अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात स्किल किसकी होती है? लेबर की होती है। लेबर कुशल हो, उद्योग विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, हर घर में कुटीर उद्योग लगा हो, तभी ये काम होगा। और तभी हो सकता है जब लेबर बहुत स्किल हो, लेबर बहुत इफिशियंट हो, लेबर वांट हो, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम पीसीआई ज्यादा हो, मार्केट वेल डेवलप हो, डिमांड एंड सप्लाई जहां मैच कर रही हो, बाजार होना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती हैं वो होनी चाहिए। साथ ही साथ विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड के साथ हमारा जुड़ाव हो। और वर्ल्ड ट्रेड के साथ जुड़ाव करने के लिए आपके अगर तुम पूरी दुनिया के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो वर्ल्ड ट्रेड के साथ जुड़े रहने के लिए तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिस्टम यानी वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि तुम्हारे समाज में जो एक वाणिज्यिक वर्ग होता है जिसे हम आज वैश्य कहते हैं, बनिया कहते हैं, वो तुम्हारे पास जो उस समय जो है श्रेणी कहा जाता था साउथ इंडिया में, अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग नाम थे, लेकिन वो वणिक कहा जाता था, अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन वो फाइनेंशियल के जो है वो मास्टर, जैसे आज मारवाड़ी कहे जाते हैं, वो फाइनेंस के मास्टर हुआ करते थे। वो हुंडी व्यवस्था, ऋण देने की व्यवस्था, पत्रों को लाने की व्यवस्था, व्यापार करने की व्यवस्था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की पूरे दुनिया भर में उनकी कनेक्टिविटी हुआ करती थी, उस व्यवस्था के लिए जाने जाते। तो अगर तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड में जाना है तुम्हारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम यानी वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी नावें हों, ऐसी भारी सामान उठाने की व्यवस्था हो, उनको लादने उतारने वाले लोग हों, पोर्ट्स हों, बंदरगाह हों, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। यात्रा करने के लिए सड़कें होनी चाहिए, सराय होने चाहिए, सरायों में प्रबंधन होना चाहिए, लूटपाट नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नेंस का पार्ट हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो बहुत अच्छा एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, टैक्सेशन सिस्टम हो, सिक्योरिटी हो। सब सिक्योरिटी कहीं नहीं होगा। अब तुमसे कहें तुम जाओ अनंतनाग में जाकर व्यापार करो, तुम्हें पता आज व्यापार करो, कल एक गोली लगेगी, मामला साफ हो जाएगा, डन। तो आखिर ऐसे क्या क्वेश्चन थे कि हम इतना बड़ा व्यापार कर पाए? फॉर एग्जाम्पल, अब चलो देखो, अब हम जब अपनी हम जिस व्यवस्था को हम श्रेणीगत बात करते हैं, मेरे लिए लेबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो इकोनॉमी प्रॉस्परस है। और मेरे हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया से लेकर जीडीपी में उसके योगदान, तब तो विदेशी ने भी कह दिया, विदेशी संस्था ने भी कह दिया कि इकोनॉमिक सेगमेंट में हम सबसे ताकतवर थे। वर्ल्ड व्यापार में हमारा जो है, हमें उस समय धातु के सोने के सिक्के, टक्साल, मेटलर्जी वर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ गांव गांव तक जो है कनेक्टिविटी। अब मान लो तुम गांव में सामान बना रहे हो तो उसको किले या दुर्ग के आसपास के बाजारों में कैसे भेजोगे? ये कनेक्टिविटी हमारे पास थी उस समय, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। तो ये सब तो एक वेल स्ट्रक्चर इकोनॉमी में ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं, तो हमारे लिए श्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था, जो हमने श्रम का विभाजन किया था वो हमने बेसिकली दो तरीके से, एक होता है कर्मणा आधारित, जो जाति व्यवस्था तुम कहते हो उसको कर्मणा बेस, और दूसरे को जन्मणा बेस कहा जाता है, जन्मना, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, तो जैसे कोई कहता है, मैंने बहुत से पश्चिम विद्वानों को पढ़ा तो वो कहते हैं नहीं, भारत में तो जाति व्यवस्था बहुत प्राचीन समय से थी। ठीक है, वो बहुत इसके जो है एग्जांपल्स लेते हैं कि भारत में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत पुराना रहा है, ये बहुत पुरानी बुराई है, और हम जो वेस्टर्न वाले लोग हैं वही इस बुराई से दूर कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, जो वो जिसको तुम कास्ट सिस्टम कहते हो, मैं उसको लेबर डिवीजन कहता हूं।
ठीक है, गांधी इसी बात, क्योंकि गांधी भारत को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत गहराई से गांधी जो है भारत को समझते थे। ठीक है, इसीलिए गांधी जो है उनको मैं एक विचार के रूप में पढ़ता हूं। तो गांधी ने भारत का बड़ा गहराई से अध्ययन किया था। तो हमारे यहां दो तरह का जो है वो सिस्टम हुआ करता है, एक कर्मणा और एक दूसरा जन्मणा। कर्मणा कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर डिवीजन। इस इकोनॉमी में आगे जाने के लिए हर कोई लेबर है, मैं भी एक लेबर हूं, टीचर एज अ लेबर, मैं सर्विस दे रहा हूं, डॉक्टर एक लेबर है, तुम एक लेबर हो, कल को तुम गवर्नमेंट के अंदर में काम करोगे, तुम एक लेबर हो, हर कोई श्रमिक है इस संसार में। यहां तक कि राजा भी एक श्रमिक माना जाता, राजा को कोई ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं थी, राजा भी क्या था, राजा को भी जो है वो जनता की सेवा करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए जाना जाता था। जब भगवान श्री राम के ऊपर किसी ने क्वेश्चन उठा दिया कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग किया, ताकि शासन व्यवस्था, राजा के व्यवहार को प्रजा जो है क्या करती है, अनुकरण करती है। जब चाणक्य को आप पढ़ते हो तो चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राजा को किस प्रकार का शासन करना चाहिए, कितने टैक्स लेने चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, और राजा जो है वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको सब कुछ प्रजा के लिए करना होता है। ठीक है, ये राजा का उत्तरदायित्व होता है। ये हमारे यहाँ राजधर्म एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, यानी राजा का भी धर्म होता था, प्रजा धर्म इस्तेमाल किया था, प्रजा का भी धर्म होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर डिवीजन पे हम काम करते थे। कर्मणा का मतलब होता है मनुष्य के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं, ध्यान से समझो। A man has a 3 types of the segments: रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण जैसे एक पिता के 2 पुत्र या पुत्रियां कोई भी हों, उनके नेचर एक समान नहीं हो सकते। जैसे मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं, सगे भाई की, उसको पढ़ाई लिखाई इसको, मैं सुबह शाम वीडियो गेम, उसको वीडियो गेम दे दो, नौकरी भी उसी क्षेत्र में करता है, सुबह उठेगा ही तो मुंह धोने से पहले वो वीडियो गेम का एक पूरा मार के उठेगा। मुझे वीडियो गेम बिल्कुल खेलना नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन में एक बार मारियो खेला था, पड़ोसी सुधार लेके पिताजी ने देखा, डांट दिया कस के, उसके बाद वो दिन और आज का दिन, आज तक मैंने कोई वीडियो गेम ही नहीं खेला। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे किताबें बहुत पसंद है, वो किताबों को देख के उल्टी कर देता है। तो बिल्कुल अलग है हम दोनों, ठीक है, बिल्कुल अलग है। मैं मेरी जहां तक बात होती है तो मैं मतलब एक तरह से मनुष्यवादी, या मैं जो है वो मानवतावादी हूं। वो थोड़ी उसकी बातों में, विचारों में कट्टरता मुझे दिखाई पड़ती है, कई बार वो बायस्ड होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, तो हमारा उसका बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मैं भारत की भूमि, मैं सनातन, इन सब जो वो वर्ड पकड़ के बैठ जाता है, वो लड़ता है मेरे से कई बार कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो कई बार मेरे ऊपर कमेंट भी इस तरह से कर देता। तो एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद हम दोनों के विचार, हम दोनों की जो तत्व हैं, बिल्कुल अलग है। ठीक है, मुझे पढ़ना पसंद है, उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको वीडियो गेम खेलना पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो एक तरफा बात करता है, मैं बैलेंस बनाकर बात करना पसंद करता हूं, मैं अध्ययन करता हूं उसके पीछे के रीजंस के। तो इसका मतलब है मनुष्य का व्यवहार। आपके घर में भी होगा, आपके भाई बहन में, क्या आप और आपके भाई बहन का व्यवहार सेम है? आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके भाई आपकी बहन के बीच में, एक ही माता पिता की संतान, एक ही साथ स्कूल में पढ़े, फिर भी तुम्हें जो है वो वैचारिक भेदभाव, व्यवहारिक भेदभाव दिखाई पड़ता है, अलग मतलब व्यवहार में दिखाई पड़ता है? तो मैं आगे बताऊं, फिर आगे तुम्हें महत्वपूर्ण तरीका समझ में आए। सेम थिंग। तो वो डिफरेंस हमारे यहां पहले कहा गया कि व्यक्ति में 3 गुणों का सेगमेंट होता है। जो गुण ज्यादा होते हैं उसका जो है वो प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। जैसे मैं, अब देखो मेरे उसके खान पान में अंतर है, मैं वेजिटेरियन हूं और नॉन वेजिटेरियन। उसको अगर मिले तो वो हफ्ते के 7 दिन चिकन खा जाए, छोटा भाई है मेरा, तो वो 7 दिन चिकन खाए, और मैं वेजिटेरियन हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें गवर्न करती है हमारी, ये तुमने भी नोटिस किया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ अच्छाई बुराई नहीं कि वेज और नॉन वेज गलत है, मैं इसके लिए मैं अपनी एनवायरमेंट की किताब में उसका जो है वो साइंटिफिक फैक्टर बता चुका हूं। तो यहाँ व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, वो ये गुण, हमारा जो प्राचीन हमारा साहित्य जो हमें बताता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतगुण का मतलब होता है कि नाउ यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, यू लव टू रीड एंड राइट, तुम्हें लिखना पढ़ना अच्छा लगेगा, आध्यात्मिक चेतना अच्छे लगेगी। ठीक है, जैसे मैं मेडिटेशन में बहुत पसंद है, उसको क्या बकवास कर, आंख बंद करके ये जो है जबरदस्ती वाला काम, तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बिल्कुल एकदम उल्टा हिसाब किताब है। किसी के अंदर रजोगुण है, तमोगुण जैसे कि तामसिक गुण, उसको मांस मदिरा किसी को बहुत अच्छा लगता है, ताम झाम बहुत अच्छा लगता है। किसी ने देखा उसका व्यापारी गुण होता है, उसका बड़ा दिमाग चलता है ट्रेड में, किसी का जो है व्यापार में, आपने देखा होगा सिंपल काम करके अच्छा व्यापार में पैसा कमा लेते हैं। तो हमारे जो गुणों का परसेंटेज होता है, जिसमें जो ज्यादा होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। जहां तक बात आती है कि शुरुआती दौर में जब इंडिया एक इकोनॉमिक पावर था, तो हमें अपने लेबर की एफिशिएंसी पे बहुत काम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही में से कई लोग होंगे जो जोश में हो सकता है, या आपके घरों में ऐसा होगा, आपने देखा, जैसे मेरा ही है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे भाई को मतलब वो घिसट के पास होने वाला हिसाब किताब उसका रहा है। किसी तरह जो है पिताजी यही मनाते रहे, किसी तरह ये ग्रेजुएशन निकाल ले।
ठीक है, और हमसे कहेंगे तुम यार इतनी किताबें रखते हो, तुम इतनी किताबें रखते हो, सब पढ़ डालते हो क्या, तुम पढ़ते ही रहते हो हमेशा कुछ ना कुछ। तो अब हम दोनों भाइयों के लिए उनके स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, ठीक है, वो उसका अपना सेगमेंट है। तो अब मेरा नेचर है पढ़ना, तो मुझे पढ़ना पढ़ाना ये आनंद देता है, मुझे रिस्क लेना पसंद है, इनोवेशन करना पसंद है, उसका अलग हिसाब किताब है। रज का मीन्स होता है ये सिल्वर, मतलब एक तरह से जो रजकार यानी कि जो बिजनेसमैन का गुण होता है। तो मुझे बताओ, क्या वो अच्छा शिक्षक हो सकता है कल को? हमारे यहाँ बना देते हैं आजकल शिक्षा मित्र और इस सब पे भर्ती, आपने देखा रीट में वो चप्पलों में ब्लूटूथ लेकर गए थे। जो सोचो, जो टीचर बनने के लिए नकल कर रहा है वो कल जब टीचर बन जाएगा तो अपने स्टूडेंट को बताएगा कि देख भाई, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस डाली थी, अब तुम जो है कहीं और ब्लूटूथ डिवाइस डाल लो कि ये भी न पकड़ में आए। तो खैर तो मुझे बताओ, मैं आप एक लेबर की फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक मतलब कंपिटेटिव लेबर की बात कर रहा हूँ, जिसके काम की ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, काम में एक्सपर्टीज क्रिएट करने से वो वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा कर रहा है। वो 30% जो है वो डोमिनेंस अपना क्रिएट कर रहा है। मैं उस भारत के पास लेकर जा रहा हूँ जिसको आज तक तुमने पढ़ा कि 30% जीडीपी, भारत सोने की चिड़िया, ये सब तुम सुनते हुए बड़े हो गए, और आज भी चिड़िया ढूंढते हो कहाँ मिलेगी सोने वाली चिड़िया। मैं कारण बता रहा हूँ कि फैक्टर्स क्या अवेलेबल थे इसके पीछे। जो मेरा, चाहे वो साउथ इंडिया का मैंने अध्ययन किया हो, नॉर्थ इंडिया का अध्ययन किया हो, ये गांधी को पढ़ा, भगवत को पढ़ा, भगवत गीता, तो ये सब पढ़ने के बाद मैं तुम्हें वो सब चीजें निकाल रहा हूं कि ये बातें थी कहां। किसी चीज का होना कि भारत सोने की चिड़िया थी, ये तुमने सुन लिया, याद कर लिया, सोने की चिड़िया ढूंढने लगे। भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? सोना हमारे यहां पैदा होता नहीं। मैं अपनी इकोनॉमी की क्लास में, 7 स्टोरीज क्लास में कई बार बता चुका हूं कि सोना हमारे यहां पैदा होता नहीं। हमारे पास एक आध जो सोने की खाने थी, कॉन्ग्लोमरेट्स, गोल्ड कॉन्ग्लोमरेट्स हमारे यहां बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ सोना बहुत कम पाया जाता है। इतना कम सोना पाए जाने के बाद हम सोने की चिड़िया क्यों कहलाए? हमारे मंदिरों में जो है सोने क्यों भरे हुए थे? हमारे कोस्टल इलाकों में सोने के मंदिर क्यों पाए जाते थे? हम जो है इतना सोना चांदी क्यों? सोमनाथ के मंदिर की बात करें तो जो गजनी था वो सोने ही तो घंटे सोने के तोड़ के लिए, उसके पास जो है हाथी और ऊंट कम पड़ गए थे, ये स्थिति उसके पास। तो इतना गोल्ड हमारे पास आया कहां से? होता हमारे यहाँ, नेचुरल ज्योग्राफी का टीचर हूं तो मैं जानता हूं हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं पाए जाते। तो हमारे यहाँ सोने की खाने, बस एक बेचारी वो जो है एक सोने की खाने, उसमें कितना 10% हमारा सोना है, 90% हम आयात करते हैं गोल्ड। तो आया कहां से? तो इसका मतलब हमारे पास एक ही तरीका बचा, और वो ट्रेड। ठीक है, क्योंकि सोना जो है वो सबसे बहुमूल्य धातु है। तुम इतना सिक्का ले जाने के बजाय तो भाई तुम्हें दूर से नाव से यात्रा करनी है, तो सोना थैली में आ गया। अब क्या होता है, वो आप सिक्के भी आप सोने में कन्वर्ट करा लेते थे, फाइनेंशियल व्यवस्था थी हमारे यहाँ, तो हम उसको सोने में कन्वर्ट करा लेते, क्योंकि बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू कैरी। वहां पे जो कमर पट्टी होती थी, कमर पट्टी में बांध के रख लेते थे, रादर देन कि इतना सिक्के लेकर जाने से बजाय वो सोने में उसको कन्वर्ट, वो सोना हमारे देश में आ जाता था, बिकॉज हम ट्रेड करते थे, हम उसके बदले अपनी वस्तुएं देते थे। तो कुछ लोगों ने लिखा, अंग्रेजों ने कहा मसाले बेचते थे, पूरी दुनिया मसाले बेचते घूमते थे, मसाले ले लो, मसाले ले लो। तो हमारा हस्तशिल्प, हमारा मलबल, हमारा क्राफ्ट, हमारे हथियार, हमारी मेटलर्जी, मूर्ति बनाने की कला, पत्थरों को तराशने की कला, ये कहां से थी? ये क्या था? ठीक है, मतलब मनुष्य इन जन्म, अब इसको निखारना पड़ता है। मनुष्य जन्म में ये गुण पाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे इसको निखारना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए स्किल्ड लेबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए से आपको पढ़ाई में मैंने झोंक, आज की डेट में क्या है, हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा वो इंजीनियरिंग कर रहा है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गया, अब उसको बेचारे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। मैंने तो कॉपियां चिक की हैं, तो मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। ठीक है, वो बेचारे मैथ्स कभी नहीं आती है, वो बेचारा क्या करना चाहता था, हो सकता है पेंटर बनना चाहता था, डांसर बनना चाहता था, उसको इंजीनियर बना रहे हो। उसको बेचारे को चौथे साल तक सेमी कंडक्टर नहीं समझ में आया कि ये होल्स कहाँ होते हैं, एन शेप क्या है, पी क्या है, कैसे ये सेमी कंडक्टर, उसको बेचारे कुछ नहीं समझ में, बोला दिख ही नहीं रहा, हम क्या बताएं तुम्हें। लेकिन उसको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, बोले जाओ मार्केट में। अब आ रहा है तो अभी आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब वो निकल के पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, इंजीनियरिंग किया पिज्जा डिलीवरी कर रहा है। जोमेटो में सबसे ज्यादा बोले कम से कम 20,000 रुपये तो मिल रहे हैं, इज्जत से मिल रही है। इंजीनियरिंग करके तो इंजीनियरिंग किसी नौकरी में तो 8,000 9,000 भी नहीं मिल रहा है। वो बीपीओ में जा रहा है, बीपीओ में जाके किसी दिन पूछो, सबसे ज्यादा तुम्हें बीटेक दिखाई पड़ जाएंगे, हाँ या ना बोलते जाओ। सो लेबर, चाइना का मॉडल आज देख लो, चाइना का मॉडल देख लो। मैंने तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे से, ठीक है, ये इंटरव्यू चल रहा था फैजान से, मैंने फैजान जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, 58th रैंक। मैंने फैजान से पूछा, फैजान ये बताओ सिग्नेचर ब्रिज जो है, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो ये सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली में, आपको पता है हैंगिंग ब्रिज। मैंने बताया ये कैंटिलीवर बीम है क्या है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो इसमें स्ट्रेस फोर्स बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालोगे? ऐसे मेरा मुंह देख रहा फैजान, बोले क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। मैंने कहा इसका स्ट्रेस फोर्स बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है या सस्पेंशन ब्रिज है? ये
क्या होता है, फोर्स कैसे डिवाइड करोगे? एकदम सर ने बोला, सर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम आज की डेट में चाइना वाले 7th क्लास 8th क्लास का बच्चा मैं देख रहा था, बाप रे बाप, कैंटिलीवर बीम से लेकर स्ट्रेस फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ये सब उसके लिए मजाक बात हो गई थी। तो इन्होंने अपनी लेबर फोर्स को बहुत स्किल किया। अब क्या होता था, ध्यान से देखो, कर्मण आधारित ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, हमारी सोसाइटी में डिविजन्स थे। मैं गांधी का मॉडल बता रहा हूं, जो गांधी ने एग्जैक्टली कहा और अंबेडकर इसका विरोध कर बैठे। ठीक है, क्योंकि भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बहुत बदल दी थी। तो इसमें क्या था, ये कर्मणा आधारित व्यवस्था इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सिस्टम, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सिस्टम। ये क्षैतिज व्यवस्था थी, ध्यान से समझते जाओ, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सिस्टम, ये क्षैतिज व्यवस्था थी। तो क्षैतिज व्यवस्था का मतलब, मान लो ये ब्राह्मण हो गया, दिस इज नोन एज, नाम सुनते कई लोगों की जो है गुस्सा आ जाएगी, ये क्षत्रिय हो गया, अरे बाप रे, ये वही है जो पढ़ने नहीं दे रहा, ग्राम प्रधान को मिड डे मील में मारने की धमकी दे रहा था, ये वैश्य हो गया और ये शूद्र हो गया। तुरंत जो है दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, अरे बेचारा दलित, ये वही है जो सर पे मैला डोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट इज हॉरिजॉन्टल सिस्टम में क्या होता है, कोई आगे और कोई ऊपर नहीं होता है। वन हु लव टू रीड एंड राइट, वन हु टीच, वो जो ब्रह्म ज्ञानी है जिसके अंदर सतोगुण सबसे ज्यादा होता था, वो कोई भी हो, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता था। वो ब्रह्म का मतलब होता है टू नो योर सेल्फ, और वो ब्राह्मण कहलाता था, वन हु इनलाइटेंड। ठीक है, तो इसके लिए नियम भी थे। ब्राह्मण एक ऐसा, ये वाला नहीं था कि पिताजी जो है पंडित हैं तो पुत्र भी पंडित। वो जो शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करता, इसके नियम बड़े कठोर थे, ब्राह्मणों के लिए नियम बहुत कठोर थे। ब्राह्मण ऊपर जो है वो अंग वस्त्र धारण नहीं कर सकता था, भिक्षा पे इसके छात्र भिक्षा मांग कर लाते थे, इसका घर चलता था, ये संपत्ति नहीं रख सकता था। ठीक है, इसका एक ही कार्य होता था, अध्ययन करना और समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, ब्रह्म ज्ञान को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ावा देना। लेकिन इसको संपत्ति नहीं मिलती, ये संपत्ति नहीं रख सकता था। इसके छात्र जो भिक्षा मांग कर लेकर आते थे, उसी से इसका घर चलता था। तो ब्राह्मण संपत्ति नहीं रख सकता था, लेकिन ब्राह्मण को इसके बदले इम्यूनिटी क्या मिलती, ब्राह्मण अवध्य था। किसी भी दोष के लिए ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती थी। वो किसी राजा के दरबार में भी, आचार्य चाणक्य जो थे वो गए और घनानंद को बोल कर आए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जब घनानंद बढ़ा तो क्या हुआ, अमात्य राक्षस ने क्या कहा, अमात्य राक्षस ने कहा, जो अमात्य थे जिनको कात्यायन भी कहा जाता था, आगे चलकर वो इतना ज्यादा काम करते थे और नंद वंश के प्रति उनका जो समर्पण था, उनको अमात्य राक्षस कहा जाने लगा। अमात्य कात्यायन को, अमात्य जो उनके मुख्य परामर्श करता थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अवध्य है, इसकी हत्या नहीं की जा सकती, जाने दो। राजा का अपमान किया फिर भी जाने दो, क्योंकि उसको क्या थी, इम्यूनिटी थी, क्योंकि वो विमर्श करने वाला व्यक्ति था, वो समाज में चिंतन करता था, वो राजा की भी आलोचना करता था। जब सभाएं होती थी विद्वानों की, जो तर्क होते थे, तो वो राजा की भी क्या कर सकता था, भर्त्सना कर सकता था, उसको क्रिटिसाइज कर सकता था। और तब आप किसी का क्रिटिसिज्म कैसे करोगे, पता, सामने वाला धाए से गोली मार दे, तुम निपट जाओ, तुम्हारा सर कटवा दे, तुम थोड़ा जाके उसकी आलोचना करोगे। जाओ तुम तालिबान की आलोचना करके दिखा दो मुझे, 6 फीट गायब हो जाएगा, 6 इंच यहां से निपट जाएगा। तो जब आलोचना तब तुम्हें कर सकते हो, जो तुम्हें इम्यूनिटी मिली कि मैं राजा की भी आलोचना करूंगा, राजा को भी सही मार्ग दिखाऊंगा, राजा मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण अवध्य था, पहला बात। दूसरा, राजा से ऊपर इसका सम्मान था। अगर इसमें भी कई वर्ग थे, ब्राह्मण से शुरुआत करके ऋषि, महाऋषि, महामुनि, इन पर रुक जाते थे। इनकी भी जैसे हमारे यहां जो है वो जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, तो ये ब्रह्म ऋषि, महाऋषि जो मतलब महा थे, तो इनकी अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की कितना इंटेलेक्चुअलिटी के साथ है। जैसे महर्षि लोग, तो वो वनों में, हिमालय में, जहां दुर्गम क्षेत्र, जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता था, वो खुले शरीरों के साथ -20 डिग्री सेल्सियस में जो जीवित नहीं रह सकता था, तो उन्होंने योग, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, इनका प्रयोग करके अपने आप को जीवित रखना सीख लिया था। कंदमूल खाकर अपना जीवन समर्पण के साथ, और वो हाईली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग किया करते थे। तो जब वो हाईली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, राजा क्या था, उसका एक नियम था कि अगर ये ऋषि, महर्षि अगर राजा के दरबार में पहुंच जाए, राजा को अपनी पत्नी के साथ, अगर विवाहित है, या पुत्री के साथ, ठीक है, राजा के सम्मुख अपना सोने का मुकुट जो पहनते थे उसको रखना पड़ता था, अपने सिंहासन पर बिठाना पड़ता था, पैर पखारने पड़ते थे, क्योंकि वो गुरु थे। वो ऋषि क्या थे, वो दैट वाज द हाईएस्ट टीचर्स, वो जो है सुपर टीचर हुआ करते थे, और पैर पखारने पड़ते थे, और जो ऋषि मांग ले वो उनको देना पड़ता था, बिकॉज दे वर द साइंटिस्ट, वो हायर साइंटिस्ट। तो एक समाज जब अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करने लगता है, तो समाज वैसे भी ज्ञान आधारित समाज हो जाता है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो जाती है। आज हम अपने वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं करेंगे तो वैज्ञानिक मारे मारे घूमेंगे।
ठीक है, आज हमारे वैज्ञानिक टीका भी बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक हरित क्रांति भी कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक बीमारियों का इलाज भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था हमारे वैज्ञानिक मारे मारे घूम रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी CIA के आदेश पे, KGB के आदेश पे। हमारे कितने परमाणु वैज्ञानिक मार दिए गए जो थोरियम बेस पे खोज करके भारत को यूरेनियम से हटाकर जो है वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। राइट, बता रहा हूं अभी। तो एनीबडी कैन बी ब्राह्मण, वन हु वांट टू लर्न, वन टू वांट टू रीड, वन हु वांट टू टीच। बट ऐसा नहीं था कि कोई भी ब्राह्मण बन जाए। सेक्रीफाइस देखो कि तुम संपत्ति नहीं रख सकते, तुम्हें जीवन भर भिक्षा पर ही जीवित रहना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले भी समाज तुम्हें क्या देता है? हाईएस्ट सम्मान देता है। इस चीज को समझोगे तो प्रॉब्लम बीच में जो आई है ना वो नहीं समझ तुम्हें नहीं आएगी। तो एनीबडी कैन बी, किसी का भी पुत्र या जो है वो लड़की लड़का जो भी पढ़ना चाहे, जैसा भी सामाजिक नियम था, दैट कैन बी ब्राह्मण। अभी आजकल बड़ा मुश्किल लगेगा समझना, लेकिन मैं तुम्हें वो ओरिजिनल फॉर्म बता रहा हूं। गांधी ने इसकी खोज भी की थी। क्षत्रिय, जैसे मान लो मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है, ठीक है, जब तक कि बहुत गुस्सा ना आ जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो बात बात पे आज तलवार निकाल लेना, तो लड़ना सबके बस का थोड़े ना है। क्षत्रिय के गुण क्या थे? क्षत्रिय कभी भी अपने दर्द को नहीं बताता था। कर्ण की कहानी याद है, ठीक है, जब परशुराम के पास वो जो सीखने गया तो गोद में परशुराम उसके जो है वो सर रख के आराम कर रहे थे, आया एक कीड़े ने भयानक तरीके से काट लिया, रक्त निकलने लगा, दर्द होने लगा, लेकिन वो कि मेरे गुरु सो रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं हटूंगा, मेरे गुरु की निद्रा नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन जब परशुराम उठे तो उन्होंने कहा कि ये जो तुमने शौर्य किया है, तुम्हारे मतलब आहट नहीं लगने दी, ये क्षत्रिय का गुण है, ये दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, चोटों को वो अपना गहना मानता है, तो ये उसका गुण है कि मतलब ऐसे हाय किसी की चोट लग जाए तो पूरा घर में, या काकरोच देख लिया तो इतना जोर चिल्लानी, मम्मी पता चला डायनासोर निकल आया आज नाली पर से, ठीक है, तो वो वाला नहीं है। तो वो गुण जो होना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट कि मेरे पिताजी क्षत्रिय हैं, ठीक है, और यहां बच्चा कॉकरोच देख के भाग रहा है, छिपकली देख के ऐसा भाग गया जाके बेड पे बैठ गया, तो वो नहीं है। जिसके अंदर साहस हो, वीरता हो, युद्ध लड़ सके, ठीक है, अपनी चोटों अपने दर्द पर काबू पा सके, वो व्यक्ति सबके अंदर थोड़े ना होता है। क्लियर? चलो, फिर इसी तरह जो व्यापार करता है, हर किसी का दिमाग व्यापार में थोड़ा लगता है, ये रुपया पैसा समझ पाना जो है ये सबके बस का नहीं है, ठीक है। और शूद्र जो बेसिकली अभी इसको हम गलत तरीके से देखते हैं, वो जो लेबर फोर्स मतलब जिसको शरीर का लेबर जो कर सके, जिसका शरीर बलिष्ठ होता था, युद्ध तो नहीं कर सकता लेकिन जैसे सामान ढो लेना, किसी चीज को इधर से उधर पहुंचाना, ठीक है, ये इस रूप में जो काम कर सकते, तो ये जो हमारे यहां था ये बेसिकली इसको हम लोग कर्मणा आधारित करते थे। द डिवीजन ऑफ द लेबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड देयर क्वालिटीज। इसमें क्या फायदा होता था इसमें बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेबर की इफिशियंसी, कई लोग को हो सकता है मेरे ऊपर नाराजगी आ रही हो, क्योंकि वो जो जिसको समझ रहे हैं वो ये है, ये है। तो मैं भी अम्बेडकर की थ्योरी और गांधी की थ्योरी दोनों पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल व्यवस्था थी, सबका सम्मान, इसका भी सम्मान यही, इसका भी सम्मान यही, इसका भी सम्मान यही, इसका। अगर इसको सम्मान दिया जाता था तो इससे बदले इसका पैसा ले लिया जाता था, इसको राजकाज करने का वो दिया जाता था, ठीक है, तो इसको भी इन दोनों के अधीन कर दिया जाता था। सबको बैलेंस बड़ा सही बनाए हुए थे, ठीक है, सबको बहुत सही बैलेंस बनाए हुए थे। तो इक्वलिटी जो है यहां पर मेंटेन थी, ठीक है, इक्वलिटी मेंटेन। इससे क्या होता है, लेबर इफिशियंसी बढ़ती है। लेबर इफिशियंसी, जैसे मान लीजिए आप बाप दादाओं के जमाने से काम करते जाए, उसकी आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी जब बढ़ेगी, यानी आपको पता है कि मेरे पास सामान ढोने वाले लोग भी हैं, मेरे पास व्यापार करने वाले, अब जैसे मान लो आज तुम लोगों ने मारवाड़ी परिवारों के बारे में सुना होगा, परंपराओं से व्यापार होता चला आ रहा है। कमबख्त सामान सूंघ के बता देते हैं जिसकी भैया कैसे बिजनेस होना है, बहुत तेज होते हैं, उनको पता है रुपया कहां से आएगा, कहां जाएगा, कैसे रुपया दबाना है, आदमी देख के बता देते हैं इसको उधार देना है कि नहीं देना है। तो कैसे उनके परिवारों में होता चला, उनके बाप दादा बचपन से उनको गद्दी बोलते हैं ना, गद्दी बिठा के सिखाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे बिजनेस होता है। तो दुनिया में सबसे अच्छा टीचर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे परिवार में चल रहा। कुम्हार का बच्चा, तुम जाकर बोलो कि हम चाक बनाना सीख सकते हो मेहनत से, लेकिन उसके परिवार में बचपन से खेल खेल में वो बना रहा है, तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। मधुबनी पेंटिंग, कभी अगर आप में से कोई बिहार से हो, मिथिला क्षेत्र से हो, तो तुमने देखा होगा परिवारों में ये चल रहा है। बाहर के लोग बहुत कम आके उतना अच्छा सीख पाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन माँ बना रही है, बीच में बच्चे को चल बेटी बैठ, अब बेटी भी धीरे धीरे सीख गई, उसको बारीकी बताने लगे, देखो बेटा, अब माँ अपने बच्ची को बताएगी या बच्चे को बताएगी तो अपने दिल से बताएगी, उसकी बारीकियां सिखाएगी उसको, हाँ या ना। तो देखा होगा तुमने परिवारों में ये पूरा जो है चलता। हमारे यहाँ जो बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट था वो परिवारों के बीच में रन करता, परिवार उसमें इन्वॉल्व रहते थे, थोड़ी देर उनको तो सबको पता होता था, हाँ या ना, पहले मुझे बताओ। तो ये था, इससे हमें इफिशियंट लेबर का एक सेगमेंट मिला, ठीक है, ये हमारे यहाँ सिस्टम था। और यही कारण था कि आज जो ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कह रही है कि भारत 1000 सालों तक या 1800 अगर 1700 सालों तक पूरी दुनिया में इकोनॉमिक लीडर बना रहा। और शुरुआत के 1000 साल जब हमारे पास एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास गुरुकुल व्यवस्था,
ठीक है, हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं थी, तब तक तो हम अध्यात्म, चिंतन, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस, हमारे यहां अभी तुम आर्किटेक्चर देखना शुरू करोगे तो पागल हो जाओगे कि एक देश में इतनी विविधता से आर्किटेक्चर, इतना गहराई के साथ जो है सिस्टम हमारे पास बना हुआ था। तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से हमारे पास इफिशिएंट लेबर अवेलेबल थी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही। भाई किसी राष्ट्र में अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो राष्ट्र वैसे भी आगे पनपना बंद कर देगा, राइट। अच्छे शासन व्यवस्था नहीं होगी, अच्छे जो है तलवार चलाने वाले नहीं होंगे, अच्छे व्यापार करने वाले नहीं होंगे, तो और उनको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा वापस में संघर्ष करेंगे तब तक। तो ये हमारी व्यवस्था थी। गांधी ने इसी मॉडल के बारे में बात किया था। गांधी ने आगे चलकर जब अपनी शिक्षा व्यवस्था बात की, बहुत कम लोगों को पता होगा, गांधी ने शिक्षा व्यवस्था दी थी नई तालीम। गांधी की भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी, नई तालीम नाम था उसका। तो नई तालीम उन्होंने कहा था कि जिसका जो वर्क है वही उसका एजुकेशन होना चाहिए। यानी कुम्हार का बच्चा तो अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाए, अच्छे से लोहा पीटे, अच्छे से लोहे को गलाने का काम करे, मेटलर्जी का काम करे। बाप दादाओं के जमाने चला, बोला इंडिया इसी की वजह से आगे गया था कि गांधी बहुत चिंतन किया करते थे भारत के बारे में। मैं राजनीतिक सत्ता या भारत के विभाजन ये सब फालतू फंड की बात नहीं कर रहा, मैं गांधी के व्यक्तिगत विचारों के बारे में बात कर रहा हूं। तो गांधी इस बारे में कि भारत को अगर आगे जाना है तो भारत को कुटीर उद्योग तभी लगेगा ना जब हमारे पास स्किल्ड लेबर होगा। और यही स्किल्ड लेबर था जिससे पूरी दुनिया के लेबर जो है वो टक्कर ही नहीं ले पाते, तो पूरी दुनिया का व्यापार हम अकेले किया करते थे, हम सोने की चिड़िया थे। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया समय के साथ। यह व्यवस्था जन्मना आधारित हो गई। जन्मना यानी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इसको लेकर अम्बेडकर की थ्योरी भी बताऊंगा और गांधी जो है तुम्हें एक पुरुष सूक्त करके तुम्हें बताऊंगा उसमें कि 10वें उसके सेगमेंट में क्या बदलाव आया। तो ये जन्मना आधारित व्यवस्था जो हो गई थी वो वर्टिकल व्यवस्था थी। दिस ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल, जिसके लिए तुम परेशान हो आजकल। तो वर्टिकल में बोला गया कि भाई तरीके से ब्राह्मण ऊपर आ गया, क्षत्रिय उससे नीचे हो गया, वैश्य उससे नीचे हो गया, बनिया इससे नीचे आ गया, शूद्र, इसको तो अलग अलग नामों से समय समय पे बुलाया गया, शूद्र और नीचे हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बवाल मच गया। ठीक है, इसमें बवाल मच गया कि पुरोहित वर्ग ऊपर आ गया, बोला मेरा बच्चा, अब शक्ति, अब ये शक्ति का मैटर हो गया, अब ये लेबर का मैटर नहीं हो गया, पॉलिटिकल मैटर हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल रिलीजियस मैटर हो गया कि धर्म में है, ये पॉलिटिकल और राजनीति इसके साथ जुड़ गई। तो ब्राह्मण सर्वोच्च हो गया, बोला अब इसका बच्चा भले चाहे वो एक नंबर का कबाबी शराबी, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई इलाहाबाद का है क्लास में? अभी तो एक सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना, तो अपनी आंखों से देखिए, अनुभव की गई सच्चाई है। ठीक है, तो अब वो उसको जो है वो कुछ भी हो, वो समस्त प्रकार के पाप कर ले, लेकिन कहलाएगा कुछ और। उस व्यवस्था में कोई भी शूद्र हो सकता था। मान लो शूद्र का मतलब तो आपने देखा कुछ लोगों के शरीर बड़े मजबूत होते हैं, अब वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा तो उसको जबरदस्ती ब्राह्मण बना पढ़ाओगे, जैसे आज पढ़ा रहे हो। तो यहां पर वो था कि लेबर डिवीजन था। मैं किस लोगों के शरीर मजबूत है, देर तक काम कर सकते हैं, कुश्ती पहलवानी कर सकते हैं, तो वो उनको ये मिला हुआ था, राइट। तो ये था, ये दिस इज नोन एज वर्टिकल व्यवस्था, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये अपने आप को सुपीरियर बताने लगा, ये इससे लड़ने लगा। ये जो है वो क्या करने लगा, ये इससे लड़ने लगा कि सुपीरियर से लड़ना, इससे लड़ने लगा जो उसका इंफीरियर था, ये मेरे नीचे है। ये वाला इन दोनों से लड़ने लगा और इसको दबाने लगा, ये वाला इन तीनों से लड़ने लगा और अपने आप को दबा हुआ महसूस करने लगा। अब ये व्यवस्था तो बड़ी गड़बड़ थी और भारत में विभाजन बहुत ही गहराई से आया, बहुत गहराई से। इसके पीछे बड़े बवाल हैं। तो ये व्यवस्था ही पूरी पलट दी गई। बोले ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय। अब ये लेबर डिवीजन का मैटर नहीं रह गया, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो गया कि फलनवा साहब का लड़का तो फलनवा ही कहलाएगा। यहीं से हमारे यहां जातिगत संघर्ष शुरू हो गया कि वेदव्यास शूद्र थे लेकिन उनका काम ब्राह्मण का था, उतने ही बड़े पूजनीय हैं। जो भी रामायण हाथ में उठाता है वेदव्यास को नमन करता है। तो ये भारत भूमि है, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और बहुत बाद में आया, बहुत बाद में ये सब चीजें आई। शुरुआती दौर में नहीं थी ये। शुरुआती दौर में हमारा पूरा सिस्टम इकोनॉमिक्स था यार, पूरा सिस्टम इकोनॉमी था, सब कुछ हमारे यहां इकोनॉमी थी। बेचते थे, खरीदते तो दुनिया भर के बॉस थे, 30% जीडीपी अकेले लेके बैठे थे। ये जो हमें आज दुनिया भर में सिखाने आए हैं ना, इनके पास खाने के नहीं थे, कबीले थे ये। लेकिन बहुत कुछ हमारा ऐसा बदल दिया गया और हम आज भी इसमें लड़ रहे हैं, इसी में लड़ रहे हैं। कोई इलाहाबाद का होगा, मैं रहा हूं पंडों के लॉज में, ठीक है, पढ़ने गया था तो पंडों के लॉज में था। भाई साहब क्या कुकर मैंने देखे नहीं, ठीक है। आप उनको जाके नमन करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा उनके लॉज में था। कुछ लोग हो सकते हैं अच्छे भी हों,
उनकी बात, लेकिन मैंने देखा शाम को अद्धा पौवा खुलता था, आमलेट, सब कुछ, तो मैं उनको बड़े करीब से देखता था छत पे कि क्या कर रहे हैं ये, दिन में पैर छुआ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो खुश रहो, सदा सफल हो, कुंडली बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रतियम क्या कर रहे हैं दादा। तो तुम भी ऐसा जानते होगे, ऐसा नहीं किसी एक धर्म विशेष के लिए बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ब्रह्म जो होता है, जो ब्राह्मण शब्द आया कि वो जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, तुम्हारे लिए ये सब विषाद का विषय है, तुम्हारे लिए ये शराब पीना मदिरा, ये सब तुम्हारे लिए बेकार चीजें हो गई। तुम्हारा काम ही हायर इंटेलेक्चुअल को लेकर जाना। जब तुम इंटेलेक्चुअल के रास्ते पर चलते हो, हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, तो जब तुम इंटेलेक्चुअलिटी के रास्ते पर चलते हो तो तुम समाज को रास्ता दिखाना शुरू कर देते हो, क्या सही और क्या गलत है। और आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं। आज आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो दिमाग जो हिल के रह जाता है। मैंने तो उसकी पूरी जो है वो नोट्स बनाए हैं पतंजलि की योग सूत्र की। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, इतना गहरा चिंतन मनुष्य के बारे में, मन के बारे में, विकारों के बारे में कैसे आया होगा इस व्यक्ति के दिमाग में, कितनी लंबी साधना की होगी। जब आर्यभट्ट जैसे लोग, वराह मिहिर जैसे लोग जब ऐसे ऐसे सूत्रों की रचना कर देते, जहां जो है वो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जैसे लोग, कि बिना सूक्ष्मदर्शी हुए कौन सी आध्यात्मिक चेतना थी कि अणुओं और परमाणुओं के बारे में उन्होंने बात कर दी, कैसे किया होगा उन्होंने। लेकिन हम फंस गए इस लड़ाई में। ये इन तीनों से लड़ाई लड़ रहा है, ये इन दोनों से लड़ाई लड़ रहा है, ये दोनों इसको दबा रहे हैं, ये इससे भागने की कोशिश कर रहा है, इसको दबा रहा है, ये सबसे दबा हुआ है। और आज भारत छोटी छोटी आइडेंटिटीज में फंसता चला गया। और हम इस मेडाइवल टाइम में होने वाले परिवर्तनों को अपना इतिहास मान बैठे हैं। सबसे बड़ी गलत बात हमसे हो गई कि मध्यकाल में आई हुई एक धारा को हम भारतीय धारा कहने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई, हम ये समझे नहीं कि लेबर डिवीजन, अब मान लो ब्राह्मण, कहीं तुमने देखा कि ब्राह्मण, मेरे बहुत से स्टूडेंट रहे, एकदम पढ़ने में महाबोगस यार, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, नहीं मन करता, किसी तरह खींच खांच के भाई चलो, बोला जाता है ब्राह्मण घर में क्या बोला जाता है, अरे तुम्हें कोई आरक्षण नहीं है, पढ़ लो, नहीं तो फिर कहीं नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल। अरे भाई आज के ब्राह्मणों के लड़कों कहां सरकारी नौकरी मिल रही, यही सब बातें तुम्हारे विमर्श में चल रही है ना। तो किसने कहा है? आचार्य चाणक्य ने कहा है सबसे पहले। उन्होंने जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो पहला ही क्या कि योग यानी पात्र को ही शिक्षा मिलनी चाहिए, पात्र को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां का जो आंबी कुमार युवराज था, उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा देने से मना कर दिया। तुम सोच नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है। यहां तो आज छोटे मोटे विधायक के, फूफा के, चाचा के, ताऊ के, मौसी के लड़का है और लेके पहुंच गया तो प्रिंसिपल को एडमिशन लेना पड़ेगा। और तुम जिस राज्य में हो वहां के युवराज को शिक्षा देने से मना कर दिया कि पात्र नहीं है ये। एक युवराज को बोल दिया तुम पात्र नहीं हो, तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, तो पढ़ लो जाके इतिहास। बोले तुम पढ़ लो, तुम्हें इतिहास, बोले शिक्षा नहीं देंगे, मना कर दिया गुरुकुल ने शिक्षा देने से। बोले जाओ होम ट्यूशन लगाओ, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। आज तो यहां कोई भी है जो है वो गमछा उमछा गले में टांग के, बाहुबली बन के, चश्मा उश्मा लगा के, बढ़िया सफेद जूता चप्पल सब, गले में मोटी माला डाल के पहुंच जाता है, हाँ भैया चाचा विधायक हमारे, ठीक है, तुरंत एडमिशन हो जाता है। तो ये है। तो उन्होंने कहा पात्र को शिक्षा मिलनी चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो इसका एक मतलब था। लेकिन ऐसे थोड़े ना कि अगर ब्राह्मण है उसको सबसे ज्यादा जो सम्मान मिला हुआ है तो उसके बदले से कितना ले। सोचो पूरे जीवन भर तुम सबसे ताकतवर हो, राजा तुम्हारे सामने अपना मुकुट रख रहा है, लेकिन तुम अपने लिए संपत्ति नहीं जमा कर सकते, अपने लिए महल नहीं बना। तुमने अभी भी हमारे पुरातन उसमें पढ़ोगे तो घास फूस की जो है वो झोपड़ी में रहना पड़ता था। नोटिस किया तुमने? जिसके सामने राजा अपना मुकुट उतार रहा, सोचो उसके पास कितनी शक्ति होगी, कितनी सत्ता होगी। जंगलों में जाकर दूर जो है वो रह रहा है, दान की हुई गायों से अपना पालन कर रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जो है कुशा यानी कि जो है वो जो दूब होती है उससे चटाई बनाकर उस पर सोता है। अन्न को भी जो है सात्विक फल, कंदमूल, फल खाते थे। भैया तुम राजसी भोजन करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, जीवन के नियम थे, समाज नियमों पे चलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये लेबर डिवीजन हमने क्या बोले तुम फ्री हो। और देखो राजा से जब वो दान मांगते, राजा मना नहीं कर सकता था। आपने पढ़ा होगा दशरथ से उनके पुत्र मान लिए जो प्राणों से प्रिय थे, प्राणों से प्रिय थे। बोले नहीं बेटा, अभी किशोर बच्चे थे तो रोए हाय दैया की, बोले नहीं, ऋषि ने बोल दिया तो देना पड़ेगा। यह था बात की वैल्यू कि देना पड़ेगा, ऋषि को मना नहीं कर सकते। ऋषि ने दान में गाय मांगी तो ले लिया, क्योंकि बोला कि तुम
जो है ऑटोनॉमस रूप से फ्री रहो। योर वर्क इज ऑल अबाउट थिंकिंग, प्रैक्टिकलिंग द थिंग्स, प्रैक्टिकल करो, इनोवेशंस करो, ये सारी चीजें करो।